हेलो दोस्तों, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद महताब आलम। आज आगे मैं डिस्कस करूं उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो मेरा पिछला वीडियो था वो भारतीय न्याय संहिता 2023 के इंट्रोडक्शन पर था और उसमें हमने डिस्कस किया था रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट को। एक वर्ड आया था रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट क्या है, उस पर आज हम आगे बात करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि भारतीय न्याय संहिता 2023 के दो सेक्शन को हमने इस पर टच किया था, इसको समझने की कोशिश की थी इसी के संदर्भ में। और सेक्शन था 358 और सेक्शन 111। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 में टोटल 20 चैप्टर है और टोटल 358 सेक्शन है। तो जो सेक्शन 358 है वो लास्ट चैप्टर 20 का ही एक पार्ट है, जो कि उसका लास्ट सेक्शन है 358। उसके बाद जो सेक्शन 111 बीएनएस का है वो एक नया सेक्शन है और वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से रिलेटेड है, संगठित अपराध से संबंधित है, जो कि भारतीय दंड संहिता 1860 में संगठित अपराध से संबंधित कोई प्रोविज़न नहीं था। यह एक नया प्रोविज़न रखा गया है, नई धारा इसमें बनाई गई है भारतीय न्याय संहिता में, जो कि जोड़ी गई है। और आज हम डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 के संदर्भ में रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट क्या होता है। तो चलिए देखते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 20 क्या कहता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20(1) अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। और अनुच्छेद 20(1) जो है यह फंडामेंटल राइट्स के पार्ट 3 के अंतर्गत आता है। यह प्रोविजन एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ यानी पूर्वव्यापी कानून के खिलाफ सुरक्षा देता है, यानी किसी कार्य को बाद में अपराध घोषित करके सजा नहीं दी जा सकती है। अगर किसी व्यक्ति ने कोई काम उस समय किया जब वह कानूनन अपराध नहीं था, तो बाद में कानून बनाकर उस व्यक्ति को उस अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर सन 2025 में कोई कार्य किया गया जो अपराध नहीं था, लेकिन 2026 में नया कानून बनाकर उसे अपराध घोषित किया गया, तो पुराना कार्य अपराध नहीं होगा, यानी कि जो 2025 में किया गया कार्य था वो अपराध नहीं होगा और उसके लिए उसे दंडित नहीं किया जा सकता। इसी तरीके से इसमें दूसरी बात कही गई थी कि सजा को रिट्रोस्पेक्टिव तरीके से बढ़ाया नहीं जा सकता है, यानी कि अपराध कारित करने के समय जो सजा अधिकतम थी उससे ज़्यादा सजा नहीं दी जा सकती। इसको भी हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि अगर अपराध करने के समय अधिकतम 5 साल की सजा थी, लेकिन बाद में कानून बनाकर 10 साल कर दिया गया, तो पुराने केस में 10 साल की सजा नहीं दी जा सकती। यानी कि जो वो अपराध करते समय 5 साल की अधिकतम सजा थी, उसमें 10 साल की सजा नहीं दी जा सकती, सिर्फ 5 साल तक की ही सजा दी जा सकती है अधिकतम। इस तरह अनुच्छेद 20(1) जो है वो केवल यानी सिर्फ आपराधिक कानून पर लागू होता है। प्रक्रियात्मक कानून यानी कि प्रोसीजरल लॉज रिट्रोस्पेक्टिव लागू हो सकते हैं, क्योंकि अनुच्छेद 20(1) सिर्फ सब्सटेंटिव क्रिमिनल लॉ पर रोक लगाता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों में स्पष्ट किया है कि ट्रायल की प्रक्रिया बदलने से अनुच्छेद 20(1) का उल्लंघन नहीं होता। इस पर हम केस लॉ देखेंगे। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के कुछ इम्पोर्टेंट केस लॉ भी देख लेते हैं कि क्या है, और जिस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट केस लॉ है, लैंडमार्क जजमेंट है, वो ये है कि रतनलाल वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब AIR 1964 का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक इम्पोर्टेंट केस है, जो कि लैंडमार्क जजमेंट है और जो अनुच्छेद 20(1) और बेनिफिशियल रिट्रोस्पेक्टिव लॉज से संबंधित है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा है कि
सजा बढ़ाने वाले रिट्रोस्पेक्टिव कानून इनवैलिड है। इस केस के जो फैक्ट थे वो ये था कि अपीलकर्ता रतन लाल यानी कि जो अपीलकर्ता था उसकी उम्र 16 साल की थी और उसने 7 साल की बच्ची के साथ घर में घुसकर छेड़खानी करने की कोशिश की थी। रतन लाल को आईपीसी की धारा 354 और अन्य धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया। ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने सजा सुनाई। फिर अपील में रतन लाल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में गया। तो क्योंकि जो रतन लाल था वो नाबालिग था, 16 साल की उम्र का था एक्यूज्ड, और ऐसी कंडीशन में उसके ऊपर प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 लागू होता है, क्योंकि इसके तहत उसे प्रोबेशन पर भी छोड़ा जा सकता है, नाबालिग है। नाबालिग पे प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 लागू होता है, उसकी कुछ प्रोविजंस हैं। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ये सवाल उठा कि क्या इसे रिट्रोस्पेक्टिव यानी कि जो प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 है, इसे रिट्रोस्पेक्टिव यानी पीछे से लागू करके अपीलकर्ता यानी रतन लाल को प्रोबेशन का लाभ दिया जा सकता है? यह ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में सवाल उठा, प्रश्न उठा। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई नया कानून अपराधी के लिए फायदेमंद है, जैसे सजा कम करना, प्रोबेशन देना या सजा की कठोरता घटाना, उसको कम करना, तो उसे रिट्रोस्पेक्टिव यानी पीछे से लागू किया जा सकता है। तो फिर यह अनुच्छेद 20(1) का उल्लंघन नहीं करता। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आगे ये कहा कि यह अनुच्छेद 20(1) का उल्लंघन नहीं करता, क्योंकि अनुच्छेद 20(1) सिर्फ सजा बढ़ाने या नए अपराध बनाने वाले एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज यानी पूर्वव्यापी कानून पर रोक लगाता है, फायदेमंद बदलावों पर रोक नहीं है। दूसरी बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कही कि बेनिफिशियल इंटरप्रिटेशन का सिद्धांत स्थापित किया इसने, और आपराधिक कानूनों की व्यवस्था व्याख्या ऐसी होनी चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपराधिक कानून की व्याख्या ऐसी होनी चाहिए जो अपराधी को अधिकतम राहत दे, खासकर अगर कानून सुधारात्मक हो। आगे फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 20(1) केवल हानिकारक रिट्रोस्पेक्टिव लॉज पर लागू होता है, जैसे सजा बढ़ाना या नया अपराध बनाना, और बेनिफिशियल लॉज रिट्रोस्पेक्टिव लागू हो सकते हैं क्योंकि इससे अपराधी को नुकसान नहीं बल्कि फायदा होता है, जैसे अपराधी को प्रोबेशन पर छोड़ देना या उसकी सजा को कम कर देना। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रतन लाल को प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट का लाभ दिया क्योंकि यह बेनिफिशियल लॉ था और रिट्रोस्पेक्टिव लागू हो सकता है। यह अनुच्छेद 20(1) का उल्लंघन नहीं। तो इस तरह के से हमने देखा कि रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट क्या होता है। हमने भारतीय न्याय संहिता 2023 के सेक्शन 358 और सेक्शन 111 के संदर्भ में भी इसको समझने की कोशिश की, और उसके बाद फिर हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 20 के संदर्भ में भी इसको समझने की कोशिश की, और लास्ट में हमने फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के कुछ इम्पोर्टेंट केस लॉ को भी डिस्कस किया, और उसके माध्यम से भी हमने देखा कि रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट क्या है और ये कैसे काम करता है, इसको यह किस चीज़ पर लागू होता है। यानी कि ये प्रोसीजरल लॉ जो है उस पर ये रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जो रिट्रोस्पेक्टिव लागू हो सकता है, लेकिन जो सब्सटेंटिव क्रिमिनल लॉ है वो लागू नहीं होगा उस पर। और जो बेनिफिशियल लॉ है, जो फ़ायदेमंद है एक्यूज्ड के लिए, उसको हम लागू कर सकते हैं, लेकिन जो उसके नुकसान या उसके खिलाफ जाए उसको हम लागू नहीं कर सकते। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और आगे हम अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि सब्सटेंटिव लॉ क्या है, सारवान विधि हम किसे कहते हैं। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें। यह जानकारी लीगल अवेयरनेस के लिए है।
लीगल एडवाइस नहीं। बहुत-बहुत शुक्रिया।